फ्रेंड्स, माय नेम इज़ पिलाराम साहू। इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन को समझने से पहले हमें ऑपरेटिंग पॉइंट जानना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने हमारा लेक्चर नंबर 2 डीसी लोड लाइन एंड ऑपरेटिंग पॉइंट्स नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें, क्योंकि स्टेबलाइजेशन को समझने से पहले ऑपरेटिंग पॉइंट समझना बहुत ज़रूरी है। हमने प्रीवियस लेक्चर में देखा था ऑपरेटिंग पॉइंट्स IC and VC एट जीरो सिग्नल कंडीशन इज कॉल्ड ऑपरेटिंग पॉइंट्स। मतलब जो जीरो सिग्नल कंडीशन है दैट मीन्स जब किसी सर्किट में ट्रांजिस्टर को कोई भी इनपुट वोल्टेज नहीं दिया जाता, उस कंडीशन में जो कलेक्टर करंट की वैल्यू होती है और जो कलेक्टर एमिटर वोल्टेज की वैल्यू होती है, इन दोनों को ही ऑपरेटिंग पॉइंट्स कहा जाता है। ठीक है, प्रैक्टिकल करने के दौरान यह देखा गया कि जो ऑपरेटिंग पॉइंट्स हैं दैट मीन्स IC एंड VC, ये दोनों टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करते हैं। तो जैसे क्या होता है, टेम्परेचर चेंज होता है, ऑपरेटिंग पॉइंट्स भी चेंज होने लगता है। इसके अलावा कभी कभी क्या होता है, जो भी इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है उसमें कोई ट्रांजिस्टर खराब हो जाता है, तो हम उस ट्रांजिस्टर को रिप्लेस करके नया ट्रांजिस्टर लगाते हैं। तो उस कंडीशन पर यह देखा गया कि चाहे आप सेम टाइप का ट्रांजिस्टर क्यों नहीं लगाएं, फिर भी उसके जो ऑपरेटिंग पॉइंट्स होते हैं उनमें कुछ कुछ चेंजेस आ जाती है, जिसके कारण जो है ट्रांजिस्टर प्रॉपरली वर्क नहीं करता। तो जो ऑपरेटिंग पॉइंट है IC और VCE, इन दोनों को टेम्परेचर और ट्रांजिस्टर पैरामीटर से इंडिपेंडेंट बनाने की प्रक्रिया को ही स्टेबलाइजेशन कहते हैं। स्टेबलाइजेशन द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑपरेटिंग पॉइंट्स independent of temperature change and variation in transistor parameter is called stabilization। ठीक है, द प्रोसेस ऑफ मेकिंग ऑपरेटिंग पॉइंट्स इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर चेंज एंड वेरिएशन इन ट्रांजिस्टर पैरामीटर इज कॉल्ड स्टेबलाइजेशन। जेड है। ठीक है, तो जो ऑपरेटिंग पॉइंट है IC और VC, इनको जो है टेम्परेचर और ट्रांजिस्टर पैरामीटर से इंडिपेंडेंट बनाने की प्रक्रिया को ही स्टेबलाइजेशन कहा जाता है। नीड्स ऑफ स्टेबलाइजेशन। स्टेबलाइजेशन की नीड 3 कारणों से है। फर्स्ट है टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ कलेक्टर करंट। फर्स्ट टॉपिक है नीड्स ऑफ स्टेबलाइजेशन की टेम्परेचर डिपेंडेंस ऑफ कलेक्टर करंट। जो कलेक्टर करंट होता है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। एक एक्सप्रेशन होता है IC इक्वल टू बीटा IB प्लस बीटा प्लस 1 ICBO। ठीक है, जो NPN ट्रांजिस्टर होता है उसकी कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन में कलेक्टर करंट की वैल्यू होती है
आई सी इक्वल टू बीटा आई बी प्लस बीटा प्लस वन आई सी बी ओ, जहाँ आई सी है कलेक्टर करेंट, बीटा है करेंट गेन, आई बी है बेस करेंट और सी बी ओ है लीकेज करेंट। ठीक है, तो जो लीकेज करंट है सी बी ओ या इसे आई सी ओ से भी डिनोट किया जाता है, इसका जो वैल्यू है टेम्परेचर पर बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। जब किसी भी सर्किट के टेम्परेचर को या फिर ट्रांजिस्टर के टेम्परेचर कहें, उसको 10 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज कर दिया जाता है। कितना? 10 डिग्री सेल्सियस। तो जो कलेक्टर लीकेज करंट होता है ICO, यह जस्ट डबल हो जाता है। और जब ICO डबल हो जाएगा तो उस कंडीशन में क्या होगा? कलेक्टर करंट IC भी क्या हो जाएगा? वो भी बढ़ जाएगा, जिसके कारण क्या होगा? ऑपरेटिंग पॉइंट स्टेबलाइज नहीं होंगे। सेकंड है इंडिविजुअल वेरिएशन। ठीक है, जनरली होता क्या है, जब कोई भी सर्किट में हम लगातार यूज करते रहते हैं तो उस सर्किट का कोई भी ट्रांजिस्टर खराब हो सकता है। तो जब किसी सर्किट का एक ट्रांजिस्टर खराब होता है तो हम उसे दूसरे ट्रांजिस्टर से रिप्लेस कर देते हैं। यहाँ हमारी कोशिश यह रहती है कि जहाँ तक हो सके हम उसे सेम ट्रांजिस्टर से रिप्लेस करें। यदि किसी ट्रांजिस्टर खराब हुए ट्रांजिस्टर को सेम टाइप ट्रांजिस्टर से ही रिप्लेस किया जाता है, फिर भी जो बीटा का वैल्यू होता है और भी का वैल्यू होता है वह सेम नहीं हो पाता जैसे पहले केस में था। ठीक है, चाहे आप सेम ट्रांजिस्टर लो, फिर भी जो बीटा का वैल्यू है और भी का वैल्यू है वह सेम नहीं हो पाता, जिसके कारण जो ट्रांजिस्टर का ऑपरेटिंग पॉइंट है वह चेंज हो जाता है। तो इसे कहते हैं इंडिविजुअल वेरिएशन। ठीक है, मतलब जो अलग अलग ट्रांजिस्टर के हैं उनके पैरामीटर भी क्या होगा? अलग अलग होता है। थर्ड है थर्मल रनअवे। थर्ड है थर्मल रनअवे। जो कलेक्टर करंट IC होता है, जब किसी सर्किट में फ्लो होता है तो सर्किट के टेम्परेचर को इंक्रीज करता है, और जब सर्किट का टेम्परेचर इंक्रीज होता है तो जो आउटपुट सर्किट होता है, दैट मीन्स कलेक्टर एमिटर सर्किट, वह गर्म होने लगता है। और उससे गर्म होने से क्या होता है? जो कलेक्टर लीकेज करंट होता है ICBO या कहें ICO, यह भी इंक्रीज होने लगता है। और जब यह इंक्रीज होगा तो इस एक्सप्रेशन के अनुसार क्या होगा? कलेक्टर करंट IC भी क्या होगा? इंक्रीज होने लगेगा। फिर ये जो प्रोसेस है वो बार बार रिपीट होती रहती है, जिसके कारण क्या होगा? कलेक्टर लीकेज करंट बढ़ेगा तो कलेक्टर करंट बढ़ेगा, और ये कलेक्टर करंट ट्रांजिस्टर में हीट प्रोड्यूस करेगा। तो यह प्रक्रिया लगातार होने के कारण जो ट्रांजिस्टर जो है बहुत ज़्यादा गर्म हो जाता है, और ट्रांजिस्टर में जितना मैक्सिमम करंट फ्लो होना चाहिए वह उस लिमिट को भी क्रॉस कर जाता है। और एक कंडीशन ऐसा आता है कि ज़्यादा गर्म होने की वजह से ट्रांजिस्टर जल जाता है, जिसे कहते हैं थर्मल रनअवे। नेक्स्ट देखेंगे स्टेबिलिटी फैक्टर। द रेट ऑफ चेंज इन collector current IC with respect to नेक्स्ट देखेंगे स्टेबिलिटी फैक्टर। द रेट ऑफ चेंज इन
collector current IC with respect to collector leakage current IC at constant beta and VBE is called stability factor। ठीक है। द रेट ऑफ चेंज इन IC विथ रिस्पेक्ट टू ICO एट कांस्टेंट बीटा इन VBE इज कॉल्ड स्टेबिलिटी फैक्टर। मतलब जो है जब बीटा, करेंट गेन, VBE ये दोनों कांस्टेंट हो, उस कंडीशन में कलेक्टर लीकेज करंट के रिस्पेक्ट में IC में जो चेंजेस आती है उसे कहते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर। इस डिनोट किया जाता है S से, S इक्वल टू DIC अपॉन DICO एट कांस्टेंट बीटा एंड VBE। ठीक है। द रेट ऑफ चेंज इन कलेक्टर करंट विथ रिस्पेक्ट टू कलेक्टर लीकेज करंट एट कांस्टेंट बीटा एंड VBE इज कॉल्ड स्टेबिलिटी फैक्टर। मतलब जो बीटा और VBE कांस्टेंट हो, उस कंडीशन में कलेक्टर लीकेज करंट में चेंज करने पर कलेक्टर करंट जिस रेट से चेंज होगा उसे कहते हैं स्टेबिलिटी फैक्टर। यदि किसी सर्किट का स्टेबिलिटी फैक्टर 50 है, दैट मीन्स S इक्वल टू 50। तो इसका मीनिंग क्या होगा, इसे इसमें अप्लाई करते हैं। 50 इक्वल टू DIC अपॉन DICO। दिस इम्प्लाइज DIC इक्वल टू 50 टाइम्स ऑफ DICO। इसका मतलब ये होता है कि जब कलेक्टर लीकेज करंट एक बार चेंज होता है तो उसके रिस्पेक्ट में जो कलेक्टर करंट है वो 50 टाइम्स चेंज होता है। ठीक है। तो यह है स्टेबिलिटी फैक्टर एक्सप्रेशन फॉर स्टेबिलिटी फैक्टर। हम लोग जानते हैं जो कॉमन एमीटर कॉन्फ़िगरेशन होता है उसमें कलेक्टर करंट IC की वैल्यू होती है IC इक्वल टू बीटा IB प्लस बीटा प्लस 1 ICO। इस तरह से होता है, जहाँ IC है कलेक्टर करंट, बीटा है करंट गेन, IB है बेस करंट और ICO है कलेक्टर लीकेज करंट। ठीक है। तो इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब इस इक्वेशन का कलेक्टर करंट IC के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। डिफरेंशिएटिंग इक्वेशन 1 विथ रिस्पेक्ट टू IC वी गेट, इस पूरे इक्वेशन का IC के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन करना है। ये क्या हो जाएगा, DIC अपॉन DIC इक्वल टू D बाई DIC बीटा IB प्लस D बाई DIC बीटा प्लस 1 ICO। ठीक है। इसकी वैल्यू जो है 1 आ जाएगी, DIC अपॉन DIC ये हो गया 1। और यहाँ जो बीटा है उसे हमें एज ए कांस्टेंट ट्रीट करना है, तो बीटा क्या हो जाएगा, यहाँ से बाहर आ जाएगा। फिर क्या बचेगा, DIB अपॉन DIC प्लस यहाँ से भी बीटा प्लस 1 बाहर निकलेगा,
क्योंकि अभी क्या है, कांस्टेंट है, बीटा प्लस 1, इसका हो जाएगा डी आई सी ओ अपान डी आई सी, 1 इक्वल टू बीटा डी आई बी अपान डी आई सी प्लस बीटा प्लस 1 इंटू, अब इसको देखो, एस का जस्ट अपोजिट है, एस का वैल्यू होता है डी आई सी अपान डी आई सी ओ, इसका जस्ट अपोजिट है डी आई सी ओ अपान डी आई सी, तो क्या हो जाएगा 1 अपान एस। ठीक है, नेक्स्ट लाइन सॉल्व करते हैं। इसको लेफ्ट में ले आएंगे तो यहाँ प्लस था, यहाँ जाएगा माइनस में, 1 माइनस बीटा डी आई बी अपान डी आई सी इक्वल टू बीटा प्लस 1 अपान एस। इस तरह से हो जाएगा। हमें यहाँ से क्या चाहिए, स्टेबिलिटी फैक्टर एस का मान चाहिए। एस को यहाँ ले आते हैं, क्या हो जाएगा, यहाँ ये डिनोमिनेटर में था, यहाँ में आ जाएगा एस इक्वल टू बीटा प्लस 1 अपान 1 माइनस बीटा डी आई बी अपान डी आई सी। तो यही जो है स्टेबिलिटी फैक्टर का एक्सप्रेशन है। इसे मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो इस प्रकार जो है हम स्टेबिलिटी फैक्टर फाइंड आउट कर सकते हैं।